बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। आज पहली पॉडकास्ट है और पहली ही पॉडकास्ट के अंदर मैंने एक जो डॉक्टर हैं, लेडीज़ डॉक्टर हैं, उनको बुलाया, मदऊ किया। बेसिकली ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए मैंने उनको बुलाया और मैं असल पॉइंट ये था कि देखें ख़वातीन का डॉक्टर बनना, ख़वातीन जो हमारी लड़कियां हैं क्या वो पेशा जो अडॉप्ट कर सकती हैं डॉक्टर बनने का, या डिजिटलाइजेशन जो आजकल का दौर चल रहा है, टेक्निकल एजुकेशन वो जरूरी है, क्या कुछ जरूरी है। आए उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं कि आपका यूट्यूब चैनल भी है जी। आप दूसरे जगहों पर जाके लेक्चर्स भी देती हैं जी। और लेक्चर आप जो यूट्यूब पर देती हैं वो आप सारा का सारा हेल्थ रिगार्डिंग लेक्चर दे रही होती हैं, और जब आप दूसरी जगह जाती हैं तो 360 का एंगल हो जाता है। आप डिजिटलाइजेशन पढ़ाती हैं और आप पढ़ाती हैं कि जो ना वेब डिजाइनिंग के साथ साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं, इलिस्ट्रेटर कैसे चला सकते हैं, क्या तो ये कैसे आपके अंदर चीज आई? क्या दूसरी लड़कियों को जो डॉक्टर हैं उनको भी ये चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सबसे पहले आपने जो बात की कि मैं ये सारा कुछ किस तरह कर लेती हूँ और ये चीज मेरे अंदर कहाँ से आई। सबसे पहले नंबर पर तो मुझे मेरी फैमिली की बहुत ज्यादा सपोर्ट और दुआएं थी। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे डॉक्टर बनने के साथ साथ मेरा जो एक प्रोफेशनल रवैया था वो यही था कि मैं एक डॉक्टर बनूं। दूसरा मेरा एक अपनी हॉबी थी कि मुझे डिजाइनिंग और फाइन आर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक था, तो मैंने इसके ऊपर भी डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से किए और अब मैं सोशल मीडिया के ऊपर लेक्चर्स भी देती हूँ और लोगों को ये चीज सिखाती भी हूँ कि वो अपने घर बैठे, जो लोग बाहर नहीं जा सकती, जो खवातीन खसूसन, वो घर बैठे कैसे अर्निंग कर सकती हैं। अच्छा, एक सवाल बड़ा उठता है आज के दौर में कि खवातीन की एजुकेशन कितनी जरूरी है। आपको क्या फील होता है कि क्या खवातीन की एजुकेशन बहुत जरूरी है? एक तबका ये कहता है कि यार खवातीन की एजुकेट हो जाती हैं तो वो ठीक नहीं रहता, माशरा बिगाड़ पैदा होता है। एक तबका ये कहता है कि खवातीन को एजुकेट होना चाहिए। आप किस तरह इसको डिफाइन करेंगे कि लड़कियों की एजुकेशन कितनी जरूरी है? देखें, खवातीन की जो बेटियों की एजुकेशन है वो भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि बेटों की एजुकेशन, क्योंकि जो हमारा मुआशरा है, हमारे जो खानदान है, उनका इन्हिसार खवातीन के ऊपर है। खवातीन ने नस्ल दर नस्ल को आगे लेकर चलना है। अगर एक खातून पढ़ी लिखी होगी तो ही वो अपने आने वाली नस्ल को बेहतरीन एजुकेट भी कर सकती है और उनकी बेहतरीन परवरिश और तरबियत भी कर सकती है। और एक एजुकेटेड खातून अपने बच्चों को भी घर के अंदर ही तालीम, जो इब्तदाई तालीम होती है वो माओ से ही बच्चे सीखते हैं। तो जब माएँ ही तालीम याफ्ता नहीं होंगी तो वो उनसे बच्चे किस तरह कुछ सीख पाएंगे, और फिर उनको बाहर के जो घराने होते हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। बेहतर चीज यही होती है कि खवातीन घर से ही तालीम का आगाज करें। तो बेहतरीन चीज यही है कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं ताकि आपकी नस्ल दर नस्ल संभले। अच्छा, एक सवाल आपको शायद आइडिया हो क्योंकि आप भी यूट्यूबर हैं। डॉक्टर कैसर साहब हैं, अफान कैसर साहब बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत बड़ा नाम है टिकटॉक की दुनिया का और यूट्यूब की दुनिया का। टिकटॉक पे तो बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं वो, उनके कई फॉलोअर हैं, कई उनके लाइक्स हैं, मिलियंस वाली बातें हैं उनका। लास्ट टाइम मैंने दो बातें देखी। एक तो उन्होंने कहा कि क्यों बेटियों को डॉक्टर बनाया जाए, ठीक है, आप उससे कहीं बेहतर है कि उनको टेक्निकल एजुकेशन दें और उनको इस चीज से निकाल लें, वो बेटियों को डॉक्टर ना बनाएं, उनको टेक्निकली एजुकेशन दें। जिस तरह कि वो कोई उनको जो है ना वेब डिजाइनिंग सिखा दें, उनको दूसरी कोई डिजाइनिंग सिखा दें। उसके अलावा आप सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ कंटेंट बनाना सिखा दें, कंटेंट राइटिंग सिखा दें, लेकिन आप डॉक्टर ना बनाओ अपनी बेटियों को। डॉक्टर का स्कोप लड़कियों के नहीं है, क्योंकि जब वो शादी होकर जाती हैं, उनका पूरा मौका मैं इसलिए बयान करूं डिटेली, शादी होकर जाती हैं तो वो उनका ये प्रोफेशन कहीं ना कहीं दब के रह जाता है और एक सीट जाया हो जाती है किसी ना किसी लड़के की। क्या वो लड़कों के लिए भी ये आप कह रहे थे, कहते थे कि लड़का भी अगर डिजिटलाइजेशन या कुछ टेक्निकल एजुकेशन सीख के डॉक्टर बनने से कहीं बेहतर है। या फिर उन्होंने एक मिसाल भी दी, उन्होंने देख पॉइंट नोट करते हैं, उन्होंने एक मिसाल भी दी कि अब आने वाले दौर में शायद जो आपकी हाउस जॉब की कुछ ना कुछ मराहत मिलती थी वो बहुत कम कर दी जाएंगी, जिसमें शायद आपका आने जाने का खर्चा भी पूरा ना हो। तो आप इसको किस तरह समराइज करना चाहेंगी या किस पर्सपेक्टिव से देखती हैं? आपके डॉक्टर बनना चाहिए या फिर टेक्निकली एजुकेशन ही काफी है
उसी में काम किया जाए। देखिए डॉक्टर अफान कैसर साहब जो है ना, मेरे लिए बहुत मोतबर हैं और डॉक्टर कम्युनिटी का बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर अफान कैसर नो साहब। डाउट। उनकी इस बात से लेकिन मैं डिसएग्री करूंगी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि बेटा और बेटियों दोनों को ही डॉक्टर ना बनाएं। मोस्टली तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर की डिग्री हाथ में आते ही लोग बाहर मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। ब्रेन ड्रेन, आप तो ब्रेन ड्रेन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। डेफिनेटली मेरी एक ब्रेन ड्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा हमारे जो रेशो है वो बढ़ चुकी है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर एक एक डॉक्टर के ऊपर 50-50 हजार पेशेंट का बर्डन है इस वक्त। अगर तमाम डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में रुके, अगर तमाम डॉक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो वो आराम से अपने पेशेंट को तकरीबन 1-1 हजार पेशेंट भी अगर एक डॉक्टर भी देखे ना, तो उनके ऊपर बर्डन भी कम होगा और वो बहुत तसल्ली से पेशेंट को चेक भी कर सकेंगे। और फिर दूसरी बात जो उन्होंने ये कही कि जी बेटियों की तालीम जो उनको डिजिटलाइजेशन सिखाएं, तो डिजिटलाइजेशन के बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ। इसके साथ साथ मैं यूट्यूबर भी हूँ, मैं सोशल मीडिया पर भी काम करती हूँ। मैं डिजिटल कार्ड्स, बिजनेस कार्ड्स, फ्लायर्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ये सब कुछ भी मैं बनाती हूँ और इसके साथ साथ अपने घर से भी मैं अर्न करती हूँ और अपनी सर्विसेज भी देती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद तमाम लड़कियां ही अपनी जॉब्स छोड़ देती हैं या फिर घर को संभालने लग जाती हैं। बहुत सी ऐसी खवातीन भी हैं जो घर भी देखती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, अपनी तमाम जिम्मेदारियां भी पूरी करती हैं और हॉस्पिटल के अंदर सर्व भी करती हैं, इंसान की खिदमत भी करती हैं, क्योंकि खिदमत करना हमारा पेशा है। हम मसीहा के तौर पर लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर एक ऐसा 2 पॉइंट छोड़े हैं, मैं दोनों को 1 बाय 1 आपकी तरफ क्वेश्चन को जिसे कहते हैं ना थ्रो आउट करता हूँ। कि पहला मेरा ये है कि ब्रेन ड्रेन, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जितना डॉक्टर तबका है वो ब्रेन ड्रेन होकर बाहर चला जाता है और बहुत अच्छा कमाता है? तो क्या ब्रेन ड्रेन होने में कहीं ना कहीं कोई फ्लो गवर्नमेंट का या कोई ऐसा फ्लो आ रहा है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है? जो डॉक्टर बनता है, इतनी मेहनत होती है, 5 साल लगते हैं जी। 5 साल की मेहनत के बाद आपने एक मुल्क ने एक बच्चे पर 5 मुल्क की मेहनत करता है ना। जी जी। ठीक है, आप किसी भी प्राइवेट इदारे में पढ़ेंगे या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़े, आप एक डॉक्टर बन गए। अब 5 साल आपने उस मुल्क की बिजली, पानी, सब कुछ, वहां का जो रिसोर्स है जिसने आपको पढ़ाया वो इस्तेमाल किया, आपने वहां के बेंचेस सब कुछ इस्तेमाल किया। सब इस्तेमाल करने के बाद आपने अपनी डिग्री उठाई, हाथ झाड़े, अल्लाह हाफिज किया और एक स्टेटस लगाया गुड बाय पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान को गुड बाय करके चले गए। तो इसमें क्या डॉक्टर्स की ज्यादती है या डॉक्टर्स के साथ ज्यादती हो रही है तो वो जा रहे हैं? इसको थोड़ा सा ब्रीफ करें, फिर दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहली जो ज्यादती होती है ना वो डॉक्टर के साथ की जाती है। आज भी आप देखें यंग डॉक्टर सड़कों पर हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, वो एहतजाज कर रहे होते हैं, ओपीडीज बंद हो जाती है। इससे डॉक्टर का जो नुकसान हो रहा है वो तो हो रहा है, इसके साथ साथ पेशेंट्स का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। एक जो हुकूमत होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने 5 साल बच्चे को पढ़ाया है, एमबीबीएस की डिग्री दी है, उसके बाद 2 साल उसने एफसीपीएस में लगाए हैं, तो उनको चाहिए कि उनको जो जॉब्स हैं उनको ऑफर करें, ना कि वो अपने हाथ में मेडल्स और डिग्रीज उठाए हुए बाहर की तरफ का रुख कर लें। वो बाहर का रुख डॉक्टर्स इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। या फिर क्या होता है कि ये जो हमारे गवर्नमेंट में जॉब्स आती हैं, पीपीएससी की जो जॉब्स होती हैं, यहाँ पर मोस्टली क्या होता है कि सिफारिश वाले लोग आगे निकल जाते हैं और जिन बेचारों के पास सिफारिश और पैसा नहीं होता वो बेचारे पीछे रह जाते हैं, उनकी सीट मारी जाती है। तो वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि हम कुछ ना कुछ जमा करें और हम बाहर निकल जाएं और बाहर जाकर अपनी सर्विसेज दें, क्योंकि वहां पर उनको फैसिलिटीज भी ज्यादा मिलती हैं, वहां पर उनको पेज भी ज्यादा मिलती हैं और इसके साथ साथ उनकी इज्जत भी की जाती है। अच्छा, एक पॉइंट और था कि पाकिस्तान में जो डॉक्टरी का सिस्टम है, यानी कि जो डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, आपने कहा वो मसीहा होते हैं, ठीक है जी। अब ये जितने मसीहा हैं मेरी नजर में 95% और 1990 या 2000 तक तो वाकईतन मैं इस पेशे को बड़ा मोतबर, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सुना, क्या वो बताते थे कि जी हम जाते थे तो तस्बीह पढ़ी जा रही होती थी, डॉक्टर जो ना बड़ा अल्लाह अल्लाह कर रहे होते थे। अब भी कर रहे होंगे, ये उनका अपना पर्सनल सा फेल है, मैं उसमें नहीं पढ़ता, लेकिन उस वक्त दर्द दिल बहुत ज्यादा था जी। अब जो डॉक्टर की खेत आ रही है, ये वर्ड जरा मैं यूज करूंगा, यानी कि जो डॉक्टर्स का अब बैज आ रहा है, खेत के बजाय मैं बैज इस्तेमाल कर लेता हूं ताकि किसी को माइंड ना, उनके अंदर एक पैसे की रेस है। क्या आप देखें, मैंने लास्ट टाइम किसी अपने
का ट्रीटमेंट करवाना था, मैं एक डॉक्टर के पास गया तो पाकिस्तानी सॉल्ट एक था जो कि सांस के लिए इस्तेमाल होता था, वो 90 रुपए में 30 गोलियां थी। जबकि उसने जो लिख के दिया वो एक ही मेडिकल स्टोर, उसने मुझे रिकमेंड किया बकायदा कि आपने उस मेडिकल स्टोर पे जाना है, वहां जाके आपको ये दवाई मिलेगी। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो एक गोली ही सिर्फ जो सा ना 200 रुपए की है। क्या कहाँ 90 रुपए की 30 गोलियां, कहाँ वो जी यूएस की है। अब वो जो सारा सिनेरियो था उसके अंदर मुझे समझ नहीं आया कि आप इसको मसीहा कहेंगी या फिर वो जो 90 रुपए में 30 गोलियां और एक गोली ही 200 रुपए है उसको आप किस तरह लेंगी। क्या और फिर ये मेडिकल रैप वाला जो सारा धंधा चलता है कि आपको एसी लग जाएगा, आपके घर में जो ना हम ट्रिप आपके बीवी बच्चों को दे देंगे, आपको दुबई भेज देंगे, आपकी रेनोवेशन हो जाएगी, आपकी क्लिनिक को थोड़ा और रेनोवेट कर देंगे। तो ये मसीहा वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से निकाल रही हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जो मेडिकल रैप्स और फार्मेसीज वाले हैं ना, उनको भी जाहिर है हर किसी ने अपना अपना कमाना होता है, लेकिन इसमें गलती हम मसीहाओं की है, हम डॉक्टर्स की है। जानोगे मेडिकल रैप वाले जब हमारे पास आते हैं, हमें एक मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, आपने ये मेडिसिन लिख कर देनी है, आपको इस पे इतना कमीशन होगा, ठीक है। लेकिन वो मेडिकल रैप वाले हमें ये नहीं कह के जाते कि हर एक को, जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें भी और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें भी आपने यही लिख कर देनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये गलती हमारी होती है। अगर मेडिकल रैप वाला हमारे पास आया है, हमें उसने मेडिसिन दी हैं, तो बजाय इसके कि हम अपनी क्लिनिक में एक छोटी सी फार्मेसी बनाएं और उसके अंदर उन सारी दवाइयों को रख दें जिसके ऊपर लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, लेकिन हम उसको बेशक आधी कीमत में हम उसे सेल कर रहे हैं, लेकिन हम उसे सेल कर रहे हैं, ये एक अनएथिकल बात हो गई। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगी वो ये कि जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं क्लिनिक के अंदर, जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिसिन या जो अफोर्ड नहीं कर सकते आपकी फीस को, फॉर एग्जांपल आपकी 5000 फीस है, तो आप उस इंसान के लिए अपनी फीस के लिए कंसेशन करें, अपनी फीस के अंदर इतनी कमी करें कि वो अफोर्ड कर सके, वो अपना इलाज आपसे करवा सके। ना सिर्फ आपको दुआएं मिलेंगी बल्कि इस तरह आपके रिस्क में भी बरकत आएगी। और जो मेडिकल रैप वाले आपको मेडिसिन देकर जाते हैं, बजाय इसके कि आप उनको सेल कर दें या फिर अपने लिए सेव करके रख लें, अपने किसी दोस्त को या किसी को बांट दें, रिश्तेदार को, वो आप उन लोगों के लिए रखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिसिन, उनको फ्री मेडिसिन दें ताकि वो अपने आप को इलाज करवा सके, अपने प्यारों को बचा सके। अच्छा, ये तो सारी बातें हो गई। एक सवाल और बड़ा जहन में उठता है कि आप देखें पाकिस्तान में सिर्फ एमबीबीएस को ही डॉक्टर माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। खाली एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होता, होम्योपैथिक डॉक्टर भी डॉक्टर होता है, ठीक है। और कई डॉक्टरीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनली पढ़ाई जा रही हैं, जिस तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट है, ठीक है। उसके अलावा और कई हैं, आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, ठीक है। इंडिया में मैंने लास्ट कई सालों से मैं देखता चला आ रहा हूँ, कई सालों से मुराद ये कि 2006 या 7 में मैंने पहली दफा ऐड देखा था इंडिया में कि अगर आपका बच्चा, वो बेटा है या बेटी है, वो एमबीबीएस के इक्विवेलेंट नहीं आ सका, फॉर एग्जांपल उसने प्री मेडिकल किया, उसके बाद उसने टेस्ट दिया, वो नहीं पास कर सका, तो आप उसका एक टेस्ट और करवाओ। वहां पर होम्योपैथिक के लिए भी प्रॉपर टेस्ट होता है, तो आप उसको होम्योपैथिक डॉक्टर बनाओ, वो भी डॉक्टर होते हैं, वो भी एज अ डॉक्टर ही ट्रीट होते हैं वहां पर। तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है कि अगर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है या हिकमत वाला है, हम उसको प्रेफरेंस नहीं दे रहे होते, और कोई एक कताई डॉक्टर बैठा हुआ जो एलोपैथिक की दवाइयां धड़ाधड़ दे रहा है, बंदे बिगाड़ रहा है, बीमार कर रहा है, खराब कर रहा है, हम उसको प्रेफर कर रहे हैं। उधर एमबीबीएस वाले कोई नहीं बोलता, लेकिन अगर एमबीबीएस के मुकाबले में कोई सही प्रॉपर डॉक्टर होम्योपैथिक या हिकमत वाला या ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर कोई डाइट एंड न्यूट्रिशन वाला है, तो वो उसको डॉक्टर ही नहीं मानते। ऐसा क्यों है? ये जो माइंडसेट है वो क्यों है? इसको आप जरा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि क्या वजह है कि इतना नैरो माइंड क्यों है एमबीबीएस का स्टूडेंट या एमबीबीएस की जो काउंसिल है कि वो दूसरी काउंसिल्स को अपनी प्ले बनाने नहीं दे रही, जबकि इंडिया जैसा मुल्क साथ ही है ना, द्वार से द्वार वाली बात है, वहां ये सब कुछ चल रहा है और वहां बड़ी रिस्पेक्ट दी जा रही है। देखें, हमारे यहाँ पर जो एमबीबीएस का पीएमडीसी का जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी टू से, बहुत ज्यादा गलत कॉन्सेप्ट है। वो ये कि कहीं कोई उनसे ज्यादा आगे ना निकल जाए, कहीं किसी की कोई कौंसल ना बन जाए, जबकि हमारा हमसाया मुल्क जो आपने अभी मिसाल दी, होम्योपैथिक का वहां पर एक प्रॉपर हॉस्पिटल है। मैंने एक वीडियो देखी जिसके अंदर होम्योपैथिक का कैंसर हॉस्पिटल था, जहां पर कैंसर का इलाज सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन से किया जाता है। और यहाँ पाकिस्तान में होम्योपैथिक डॉक्टर को तो आप कुछ समझते ही नहीं है। होम्योपैथिक डॉक्टर बेचारा
ज्यादा से ज्यादा महीने के 10,000 रुपए कमा लेता है, इससे ज्यादा तो वो बेचारा कमा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोस्टली लोगों के दिमागों में क्या फीडिंग की हुई है, हमारी गवर्नमेंट ने भी, हमारे पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, पीएमडीसी ने, कि जी ये तो कहीं से वैलिड ही नहीं है, ये तो डॉक्टर होते ही नहीं है, ये इंजेक्शन नहीं लगा सकते, ये ड्रिप नहीं लगा सकते, ये काम। भाई पढ़ते तो वो वही एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, यही सब सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं। सिर्फ उनकी मटीरिया मेडिका जो मेडिसिन की होती है बुक, वो डिफरेंट होती है। और इसके साथ साथ अमेरिका, यूके, इसके अलावा इटली, चाइना, जापान, यहाँ पर अलाइड हेल्थ साइंसेस की जो कोर्सेज हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, और अब से नहीं 90s से वो वहां पर चल रहे हैं। वहां पर 5 इयर्स का आपके पास स्पेशलाइजेशन होती है, आई की, कार्डियक की, न्यूट्रिशन की, फिजियोथेरेपी की, इसके साथ साथ रेडियोलॉजी की। तो यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर उसकी वैल्यू क्यों उस तरह नहीं आप लोग बना पाते? क्योंकि आप लोग पीएमडीसी के, एमबीबीएस के लोग चाहते ही नहीं कि कोई उनसे आगे निकले। अच्छा, एक बात और है, देखिए एमबीबीएस की जो फीस है पाकिस्तान में, इस टाइम मैंने लास्ट एक किसी का दाखिला करवाना था किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, मैं नाम नहीं लूंगा जी, मैं वहां लेकर गया तो उन्होंने कहा जी 1 करोड़ डोनेशन चाहिए, डोनेशन के नाम पर 1 करोड़ अलग चाहिए, और तकरीबन 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ इसकी फीस लगेगी, यानी कि 2.5 करोड़ का पैकेज है एमबीबीएस पाकिस्तान में बनाने के लिए प्राइवेट में। तो उस बंदे ने उस टाइम पूछा कि यार कुछ और नहीं हो सकता। मैंने उसको उसी यूनिवर्सिटी से निकला, एक और यूनिवर्सिटी थी, वहां चले गए। वहां अलाइड हेल्थ साइंसेज जो आप नाम ले रही हैं, इसका एक पूरा डिपार्टमेंट था। वहां जाके पता चला कि यार ऑप्टोमेट्रिस्ट भी डॉक्टर होता है, कार्डिक का भी डॉक्टर आप 5 साल में बन सकते हैं जी, आप डाइट एंड न्यूट्रिशन का भी बन सकते हैं, ठीक है, आप फिजियोथेरेपिस्ट की भी डॉक्टर बन सकते हो। पूरे 5-5 साल के कोर्सेज हैं, ये ऐसा नहीं है कि 5 साल के कोर्सेज नहीं है, पूरे 5 साल के वैलिड है, और आप डॉक्टर हैं, आप मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं, आप पेशेंट्स को हर तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं। तो हम सिर्फ एमबीबीएस के पीछे इतना ख्वार क्यों होते हैं, इतनी फीसेस, इतना आपने हाइप क्यों क्रिएट की हुई है? क्या वजह है कि इस हाइप को कम करने के लिए जो लोग ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं या डाइट एंड न्यूट्रिशन करते हैं या अलाइड हेल्थ साइंसेस वाले जो लोग हैं, वो अपनी प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बना पाते? उसमें लैग कहाँ पर है? अच्छा देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि एमबीबीएस के लिए यहाँ पर पेरेंट्स को भी अवेयरनेस की जरूरत है। पेरेंट्स चाहते हैं जी हमारा बच्चा तो सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर हो। उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ एमबीबीएस ही अकेला डॉक्टर डिग्री नहीं है। आप लोग अपने बच्चों को अलाइड हेल्थ साइंसेज में आने दें। एमबीबीएस में अगर इतना ही रश डलना शुरू हो जाएगा, दोबारा से वही सब कुछ, तो फिर ब्रेन ड्रेन तो होगा। ब्रेन ड्रेन की एक बड़ी वजह ये भी है, एमबीबीएस में डोनेशंस लेते हैं प्राइवेट वाले और एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे जाके इनको जॉब्स मिलनी भी है कि नहीं। अच्छा, एक पॉइंट और आपकी बात को कता कलामी के साथ, माजरत के साथ, कि ब्रेन ड्रेन का जो मेरे जहन में मैंने जो मौक़िफ़ आता है ना, वो यही आता है कि जब आपकी एजुकेशन का रेट इतना हो जाता है, आप बेशक बीबीए करें, एमबीए करें, तो बच्चा उसको फुलफिल करने के लिए, यार मेरे माँ बाप का मुझ पर इतनी कॉस्ट आ चुकी है, मेरे माँ बाप ने मुझ पर 5 लाख लगा दिया 1 साल में, ठीक है, मुझे एमबीए कराने के लिए, अब सिर्फ सिंपल एमबीए कराने के लिए 15 लाख रुपए लग रहे हैं, ठीक है, जी। मेरे माँ बाप ने मुझ पे 15 लाख लगा दिए, डॉक्टर बनने के लिए 2.5 करोड़ लग गया। अब वो उसने कवर करना है, ठीक है, कवर भी करना है, लाइफ भी बनानी है, शादी भी करनी है, घर सेटल करना है, तो फिर ब्रेन ड्रेन कहीं ना कहीं पर्सपेक्टिव उठता है। इसमें गवर्नमेंट का किरदार जो है ना, वो जरूरी है। आप क्या सोचती हैं कि क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, या इनको एक सेट कर दिया जाए पैटर्न कि भाई इससे ज्यादा फीस नॉट एप्लीकेबल है, इससे ज्यादा फीस आप नहीं ले सकते, इससे ज्यादा फीस आपको नहीं लेनी एक एमबीबीएस के लिए, ठीक है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए, डाइट एंड न्यूट्रिशन के लिए, ताकि एक कहीं ना कहीं स्टॉप तो लगे ना। इसको स्टॉप लगाओगे, कॉस्ट कम में डॉक्टर बनेगा, तो शायद वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी सोचते यार चल इतने ही लगे थे ना, इतने पाकिस्तान में रह के रिकवर हो जाएंगे, मैं अपनी जिंदगी भी बना लूंगा। फिर ये जो दौड़ लग जाती है ना लाइफ सेट करने की, अपनी रिकवरी की, वो बड़ी डिफिकल्ट होती है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, जिसने आपने कहा गवर्नमेंट को एक पैटर्न सेट करना चाहिए, तो बिल्कुल गवर्नमेंट को प्राइवेट इंस्टीट्यूट के साथ एक पैटर्न सेट करना चाहिए कि आप 1 साल में इतने एडमिशन कर सकते हैं और आपका फीस का इतना ही आप मार्जिन रखेंगे, इससे ज्यादा मार्जिन पे आप फीसेस नहीं लेंगे। तो इससे ब्रेन ड्रेन में भी बहुत कमी आएगी, और जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उसमें भी बहुत ज्यादा लोग एजुकेशन भी हासिल कर सकेंगे, और उसमें भी ब्रेन ड्रेन में भी आपके बहुत ज्यादा कमी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब मैं अपनी
पॉडकास्ट पे एक बात पहले क्लियर कर दूं कि मेरे साथ डॉक्टर मुकद्दस नहीं, इनका अपना ऑफिशियल चैनल भी है। इंशाल्लाह हम इस पॉडकास्ट को दोनों चैनल पे मेरे व्यूअर्स भी इसको देख सकेंगे और इनके व्यूअर्स भी देख सकेंगे, यानी कि क्रॉस डायमेंशनल होगा। मेरे व्यूअर्स इनको देख सकेंगे और इनके व्यूअर्स फिर हम दोनों जगह पर इसको अपलोड करेंगे। अब एक लास्ट पर कोई खास पैगाम, ठीक है, आप देना चाहती हूँ उन बेटियों के लिए जो ये सोच कर रह जाती हैं कि भाई मैट्रिक के आगे नहीं पढ़ना, जो या एफए करके रह जाती हैं, या फिर वो सिंपल एफए कर लिया, बीए कर लिया और सोचाबाजी हांडी रोटी कर रही है। यकीन मानिए ये रूट है हमारी, खातून का हांडी रोटी बच्चों की तरबियत करना, ये रूट है, ठीक है। इस रूट से तो नहीं ना निकल सकते। इस्लाम ने औलाद की तरबियत का बेहतरीन महवर माँ को रखा है, ठीक है। इसी ने कहा ना कि गोद से गोरकन तक, यानी कि कब्र तक जो है ना, गोर तक आपने अपनी तालीम हासिल करनी, तो पहली दरसगाह माँ होती है। बिल्कुल। अगर माँ ही इलिटरेट होगी, लिटरेसी रेट नहीं होगा, तो क्या होगा। इस पे कोई एक पैगाम जो आप उसको दे दें। और एक बात और, आपने आज बड़ी मुश्किलों से टाइम दिया, ठीक है, मैं चाहता हूं कि हमारे कुछ ऐसे सेशन और भी हो सके, और अगर आपके कुछ और मिलने वाले हैं वो भी मेरे चैनल पर आकर कुछ ऐसे सेशंस करवा सकें जिससे हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें। कि आज लोगों को पता चला होगा कि भाई खाली एमबीबीएस नहीं होता, खाली होम्योपैथिक नहीं होता, ये दो नाम चलते चले आ रहे हैं, लेकिन होम्योपैथिक को हम किसी खाते में नहीं लिखते। इसी तरह ही ऑप्टोमेट्री है, इस तरह डाइट एंड न्यूट्रिशन, और डाइट एंड न्यूट्रिशन होम्योपैथी, ये क्या कहते हैं, ऑप्टोमेट्री या फिर जो दूसरे अलाइड हेल्थ साइंसेज की हैं वो सारी एलोपैथिक दवाइयां रिकमेंड कर सकती हैं जो उनसे उनके शोबे से रिलेटेड है। तो इट्स मीन कि वो भी तकरीबन एज यूजुअल एक एमबीबीएस डॉक्टर की तरह स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। हाँ जी। अब आप अपना पैगाम छोड़ दें और आइंदा के लिए वादा भी जोड़ देंगे आप दोबारा आके किसी न किसी और मौजू पे, जिस तरह के मैं चाहता हूँ कि हम कैंसर पेशेंट्स के लिए कुछ ऐसी पॉडकास्ट करें कि यार क्या होना चाहिए, किस तरह खवातीन में बड़ा प्रॉब्लम है, क्या उसकी अवेयरनेस के लिए, इन चीजों के लिए आप कब टाइम देंगे। पहले अपना मैसेज छोड़ें और फिर अपना टाइम भी बता दें। सबसे पहले मेरा बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको एजुकेशन हासिल करनी है, क्योंकि आपने ही आगे जाकर नस्लों को संवारना है। हांडी रोटी चूल्हा ये सब कुछ आपकी जिंदगी का हिस्सा है, इन सबको साथ साथ मैनेज करना सीखें, ना कि आप अपनी तालीम को छोड़कर सिर्फ किचन की होकर रह जाएं। अच्छा, एक सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है, मैं वैसी, क्या आप घर में हांडी और ये सारा कुछ खाना पकाना करते हैं? क्योंकि आपकी बड़ी बिजी सी लाइफ है, आप सुबह एक हॉस्पिटल में होती हैं, फिर आप यूट्यूब चैनल है, फिर आप ऑनलाइन पढ़ाती भी हैं, डिजिटलाइजेशन जिसके अंदर आप इलिस्ट्रेटर वगैरह इस तरह की चीजें यानी कि सिखाती हैं, तो ग्राफिक डिजाइनिंग जिसे बोलते हैं, क्या वो सिखाती हैं। तो इतने बिजी शेड्यूल में क्या आप अपने घर वालों के लिए कुछ खाना वगैरह या कुछ ऐसा चीज पका लेती हैं जो आप इन खवातीन को या इन मेरी माओ बहनों बेटियों को कह रही है कि जी ये आपकी बेस है, आपने साथ एजुकेशन भी नहीं, तो आप अपना भी बताएं कि मैंने एजुकेशन के साथ साथ ये काम सारा कर लेती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं घर में हांडी वगैरह भी बना लेती हूँ, किचन के कुछ काम भी कर लेती हूँ, घर की अगर कोई डस्टिंग करनी है, या इससे हम डॉक्टर्स या यूट्यूबर्स का ये मकसद नहीं होता कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा, हमने अपनी लाइफ को लग्जरी बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। हम भी घर के काम करते हैं, घर को भी अपने टाइम देते हैं, और इसके साथ साथ अपने पेशे को, अपने जो हॉबीज हैं उनको भी टाइम देते हैं। इसके साथ मैं क्लासेस भी देती हूँ, अगर कोई क्लासेस लेना चाहता है तो आप इनसे सैयद वकास साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको मेरा बता देंगे जहाँ से मैं क्लासेस वगैरह देती हूँ। नहीं, इंशाल्लाह आपका जो एक आपने मुझे अभी स्टार्ट में बताया था कि मेरा एक पेज है, जी जी, ठीक है, इंस्टाग्राम का, मैं वो इंस्टाग्राम का पेज का लिंक पेस्ट कर दूंगा। आप भी अपनी पॉडकास्ट पे जब इसको अपलोड करेंगी अपने यूट्यूब पे, तो आप लिंक पेस्ट कर दीजिएगा ताकि किसी ने जाना वो क्लिक करे, वन गो पे खुद ही पहुंच जाएगा। जी इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि लड़कियों को मैं ये कह रही थी कि आपकी एजुकेशन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको एजुकेट होना है और आपको अपने अंदर एजुकेशन का शौक पैदा करना होगा। अपने इस शौक को मत मारें, और इसके साथ साथ जो आपकी हॉबीज हैं, आप फाइन आर्ट्स करना चाहती हैं, आप बेकिंग सीखना चाहती हैं, आप सिलाई सीखना चाहती हैं, आप जो करना चाहती हैं आप साथ साथ करें, लेकिन एजुकेशन जरूर हासिल करें। थैंक यू। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो ये जो पॉडकास्ट की थी आप सबको अच्छी लगी हो तो आपकी हौसला अफजाई के साथ ही अगला पॉडकास्ट बनाया जाएगा किसी और मेहमान के साथ। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन इस पॉडकास्ट को पूरा सुनना भी आपकी जिम्मेदारी है। आप सुनेंगे, आप देखेंगे, आप शेयर करेंगे तो ही मेरा हौसला बढ़ेगा। और मैं यहाँ पर अभी तो एक ये जनरल पॉडकास्ट थी, नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि हम पाकिस्तानी माशरे किसी न किसी वकील को लेकर आऊं, ठीक है, किसी न किसी ऐसी शख्सियत को लेकर आऊं जो
किसी अदारे से बिलोंग करता हो, किसी ऐसे उसको लेकर आऊं जो यहाँ पर आके आपको माशरे में आपके हकूक बता सके, या फिर कुछ मोटिवेशनल चीज़ों को लेकर आए। तो हम इस पॉडकास्ट के सेशन को डे बाय डे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसमें मेरी यूट्यूब फैमिली और डॉक्टर साहब की भी यूट्यूब फैमिली का अहम किरदार होगा। अगर आप लोग कहते हैं सुनने वाले होंगे तो दिखाने वाला कुछ होगा ना, ठीक है, बात करूंगा तो किससे करूं, दोबारों के कान जरूर होते हैं लेकिन दोबारा रिस्पॉन्ड नहीं करते। यूट्यूब फैमिली देखती है, सुनती है और रिस्पॉन्ड करती है, और हम हर बंदा जो है ना वली कामिल नहीं होता। गलतियां मेरी भी इस पॉडकास्ट में बड़ी हुई होंगी, फर्स्ट पॉडकास्ट है, कोई चीज बुरी लगी हो डॉक्टर अफान कैसर साहब से बड़ी माजरत करता हूँ कि उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया, तो वो एक स्टैंडर्ड है, डॉक्टर्स के लिए बन चुके हैं, तो उनको मैंने कोड किया, वो उनके लिए एक ऑनर है उनको कोड करना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखें मुझे भी, डॉक्टर सैयदा मुक़द्दस को भी, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।